गाली देने पर एफआईआर होता ना, तो अब तक हमारे 75 बरस के प्रधानमंत्री पर कम से कम 100 एफआईआर होने चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो जुबान है वो ऐसी सड़ी हुई जुबान है और इतने उनके अमर्यादित शब्द निकलते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री है या कोई सड़क छाप व्यक्ति है। कभी किसी को जर्सी गाय बोल देंगे, कभी किसी को कांग्रेस की विधवा बोल देंगे। वो कहा मोदी जी दुबके हुए हैं, रात में 1 बजे उठते हैं, अचानक फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते हैं और मैंने आपको क्षमा कर दिया। अरे आप कौन होते हैं क्षमा करने वाले? आपने AK-47 चलाए हैं। जिस पैलेट गन्स का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी सभ्य देश में नहीं होता, किसी भी सभ्य समाज में नहीं होता, वो राजधानी में आपकी नाक के नीचे संसद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर चलाए गए। आपके पुलिस वालों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, आपके पुलिस वालों ने लाठी में कीलें लगाई है। ये कहाँ का प्रावधान है, लाठी में कीलें? आपके पुलिस में सादा वर्दी में चप्पल पहने हुए आरएसएस के गुंडे शामिल थे और आप कह रहे हैं कि जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। जिसके 1001 मर्दों से संबंध रहे हैं, वो कंगना रनौत कह रही है कि जेनजी की लड़कियां बदसूरत है, नशा करती हैं और रिश्ते बनाती है बहुत मर्दों से। ये बात यदि कोई दूसरी महिला कहती तो समझ में आता। ये तो कंगना रनौत कह रही है कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की बीवी को मेलोडी खिलाते हैं। पहले सफेद दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री तो सुधर जाए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। 15 साल की एक बच्ची पर एफआईआर दर्ज की जाती है जबकि वो नाबालिग है। एफआईआर इस बात को लेकर दर्ज की जाती है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहा था जंतर मंतर पर। वो वीडियो एआई जनरेटेड था, रियल था, क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब उस लड़की ने माफी मांग ली है। और क्योंकि वो नाबालिग है तो उसने ये कहा कि वहां पर बहुत सारे और भी लोग थे जिनके इन्फ्लुएंस में आकर उसने ये सारी बातें कह दी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पहली बात, किसी भी तरीके का अपशब्द स्वीकार्य नहीं है, खास तौर पर उनके लिए जो एक अच्छे बड़े पद पर बैठे हों, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए। अब वो उस कुर्सी पे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जिस संस्कृति, जिस सभ्यता का हम हवाला देते हुए कह रहे हैं कि लड़कियों के मुंह से गाली शोभा नहीं देता है, यही काम लड़के करे तो चलेगा। हर चौराहे पर लड़के जो है वो माँ बहन की गालियां देते हैं, राह पर निकलते लड़कियों को जो है वो बुली किया जाता है, लेकिन सब स्वीकार है, लेकिन लड़की का गाली देना स्वीकार नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस संस्कार और सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, उसी संस्कार में गाली तो हमारी परंपरा रही है। एक बेटी की शादी होती है तो मंडप पे ही जो भसुर होते हैं उनको गाली देने का रिवाज है। गाली तो हमारे यहाँ बोलचाल की बड़ी सामान्य सी भाषा है। अगर आप कानपुर साइड चले जाएं तो वहां पर तो हर दूसरी बात पर गाली ही निकलती है। तो ये एक दूसरी बात हो गई कि जब आप संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो ये हमारे चलन का एक हिस्सा है। फिर क्या गाली देना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि एक 15 साल की लड़की, एक बच्ची के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज किया जाए, उसके परिवार वालों को माफी मांगना पड़ जाए, और सिर्फ माफी नहीं, उनकी माँ का एक माफीनामा थाने में था, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की को सोशल मीडिया पर आकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ये कहना पड़ा कि ये जो उसने किया ये माफी के तो लायक नहीं है, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा है। तो इसी पर एक चर्चा होगी, इस बात को लेकर चर्चा होगी कि क्या नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, या अगर गाली देना इतना बड़ा अपराध है तो क्या 0 एफआईआर दर्ज हो सकती है, सजा होगी तो कितनी बड़ी सजा होगी। ये सारी बातें जो है इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि आप कानूनी चीजों को समझते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा बताइए कि क्या गाली देना इतना बड़ा अपराध है? तब तो हर दूसरे लड़कों को संभल कर बात करनी होगी, क्योंकि इन लोगों का तकिया कलाम हो गया है गाली गाली में बातचीत करने का। दोस्ती यारी में तो बहुत चलता है। तो सर बताइए मुझे कि आप इसे कैसे देखते हैं, जो पूरी घटना है। नहीं, पहले दर्शकों को मैं पूरे केस का थोड़ा ये बैकग्राउंड बता दूं। ये लड़की है, रुचिका सिंह है, कहीं कहीं इसको रुचिका राठौड़ भी लिखा जा रहा है। रुचिका सिंह है, 15 बरस की लड़की है, नोएडा की लड़की है। और नोएडा की लड़की थी। ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, सभी जानते हुए 36 दिनों का प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, उसमें ये भी आई थी। अभी तो जनजी के प्रोटेस्ट ने पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को हिला दिया है। उसके बाद क्या हुआ, इसने, मैंने सुने नहीं है, लेकिन इसने कथित तौर पर कुछ गालियां दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
और इससे बड़ी बड़ी गालियां मैं रोज देता हूं, जो अभी नहीं दूंगा लेकिन मैं रोज देता हूं। मोदी जी को ही देता सर हूं, आप मोदी जी को ही लड़की नहीं देता है ना सर, औरतों के मुंह से हूं। शोभा नहीं देता है नहीं नहीं गाली ठीक देना, है, औरतों वो के मुंह से उस पर शोभा नहीं देता है। उस बिंदु पर मैं आऊंगा, उस बिंदु पर मैं आऊंगा। तो उसके बाद गाजियाबाद की कोई छुटभैया वकील हैं, स्मृति सिंह नाम है। छुटभैया वकील ने क्या किया कि ये इसका वीडियो वीडियो जाके दे दिए। वहां कोई है, एक्सप्रेस वे थाना है। अब एक्सप्रेस वे थाना वालों ने कुछ ज्यादा ही जामबाजी दिखा दी, सब सिंघम बनने की होड़ लग गई। तो उन लोगों ने एक 0 नंबर का एफआईआर किया। पहले तो बता दूं 0 नंबर का एफआईआर क्या होता है, दर्शकों को कुछ कानूनी जानकारी भी मिलनी चाहिए। 0 नंबर का एफआईआर तब होता है जब वो मामला आपके थाना क्षेत्र से संबंधित नहीं रहे, और तब जो आप एफआईआर लिखते हैं वो 0 नंबर का एफआईआर होता है, और उसको आप संबंधित थाने में भेजते हैं। तो चूंकि ये मामला दिल्ली का था, जंतर मंतर का था, ये मामला वहां का नहीं था, गाजियाबाद के एक्सप्रेसवे का नहीं, नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने का नहीं था, इसलिए 0 नंबर का एफआईआर करके इसको दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। एफआईआर में 2-3 फालतू धाराएं लगाई गई है, जो बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा। वो भी मैं स्पष्ट कर दूं दर्शकों को कि 1 जुलाई 2024 के पहले इस देश में इंडियन पिनल कोड चलता था, भारतीय दंड विधान। 1 जुलाई 2024 के बाद बीएनएस लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। उसकी 2-3 आलतू फालतू धाराओं में मानहानि, गाली गलौज, जो एकदम फालतू धारा है, उसमें धारा पुलिस ने एफआईआर 352 सर, धारा जी 353 और 356, ये 3 धाराएं इस पर लगी हैं। कोई बहुत सब बड़ी चीज नहीं है, आलतू फालतू जानबूझकर धारा किसी है, का अपमान कर। आलतू फालतू धाराएं हैं। तो खैर उसको ये किया गया। अब उसके बाद फिर उसका एक वीडियो आया जिसमें उसने हाथ जोड़ के कहा कि भाई मैं बहुत छोटी हूं, 15, सही बात है, 15 साल कोई उम्र नहीं होती है, और 15 साल की हूं, और मुझे बाकी बच्चों ने वहां कह दिया कि कुछ बोलो कुछ बोलो, तो मैंने भी जोश में आके बोल दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं वगैरह। अब इसमें कई बिंदु हैं, एक एक सर मैं सिर्फ बताता हूं। बच्चे नहीं शर्मिंदा है सर, प्रधानमंत्री भी जो है वो बहुत भावुक हुए हैं। अब उनका उसी एक उसी पर वीडियो मैं आया रहा। कल इंस्टाग्राम स्टाइल में, फिर से उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं इन्हें माफ कर देने की जरूरत है, क्योंकि बचपने में गलतियां हो जाती हैं तो माफ करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं, इधर एफआईआर ठोकी जा रही है, उधर माफी मंगवाया जा रहा है। ये जो पूरी घटना है, इसमें कहीं ना कहीं एक 15 साल की बच्ची पर मानसिक दबाव जो है वो बनाने की कोशिश तो है। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि यदि गाली देने पर एफआईआर होता ना, तो अब तक हमारे 75 बरस के प्रधानमंत्री पर कम से कम 100 एफआईआर होने चाहिए। इनकी जो जुबान है, नरेंद्र मोदी की जो जुबान है, वो ऐसी सड़ी हुई जुबान है, और इतने उनके अमर्यादित शब्द निकलते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री है या कोई सड़क छाप व्यक्ति है। जर्सी कभी गाय, ये उतने एक करोड़ मिनट, की कभी कभी गर्लफ्रेंड। ये शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे? क्या ये प्रधानमंत्री की मर्यादा के अनुरूप है? ये उनका पर्सनल मामला है शशि थरूर का। क्या ये भारतवर्ष के इतने बड़े देश के माननीय प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप है? आप किसी की गर्लफ्रेंड पर छींटाकशी करेंगे? कलकत्ता गए थे पिछले चुनाव में, जो 21 के चुनाव में, चिल्ला चिल्ला के कहते थे मोदी जी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। टेलीग्राफ जो एक बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार है कलकत्ता का, उसने हेडलाइंस दिया था कि ये प्रधानमंत्री है और इनकी बोली है कमेंट मारा बॉय की तरह। जैसे जो सड़क के किनारे सड़क छाप लड़के रहते हैं, आती जाती लड़कियों पर फबतियां कसते रहते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री की भाषा है। कभी किसी को जर्सी गाय बोल देंगे, कभी किसी को कांग्रेस की विधवा बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। तो अगर गाली गलौज पर एफआईआर होता तो अब तक मोदी पर कम से कम 100 एफआईआर तो होने ही चाहिए थे। दूसरी बात, इस देश में गाली गलौज की संस्कृति नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में, आप सांस्कृतिक पर मैं बाद में आऊंगा, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इस देश में गाली गलौज की संस्कृति नहीं थी। मतभेद होते थे, हर जगह होते हैं, लोकतंत्र है, राजनीतिक मतभेद होंगे। गाली गलौज नहीं, गाली गलौज की संस्कृति सबसे पहले इस देश में संघ परिवार ने लाई। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने कब आई? जब 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, सब मेरा देखा हुआ है, मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, मैंने इतिहास की किताबों में यह सब नहीं पढ़ा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय इन लोगों ने मुसलमानों को गालियां देनी शुरू की, बाबर की औलाद, बाबर की औलाद कहना शुरू किया। कुछ गालियां तो ऐसी है जिसको मैं अभी दोहरा नहीं सकता।
लेकिन बहुत गंदी गंदी गालियां मुसलमानों को दी गई, जिसमें मीडिया का इनको पूरा सहयोग रहा। जो मीडिया अभी विधवा विलाप कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, वही मीडिया इन लोग के साथ खड़ा था और गाली देने वाले तमाम लोगों को फायर ब्रांड का तमगा दिया गया, है ना। जैसे आपको याद होगा, उस समय एक हिंदुत्व नेता होती थी, साध्वी ऋतंभरा नाम था। ये ऋतंभरा जो थी, ये खुलेआम मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दिया करती थी और इसकी कोई आलोचना नहीं होती थी। इसको मीडिया में अच्छे अच्छे अंग्रेजी अखबार इसको लिखते थे फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर, मतलब गाली देने से वो फायर ब्रांड हो जाती थी। एक पूरे कौम को आप गाली, दुनिया में एक दो मुसलमान नहीं है, 100 करोड़ के आसपास मोटा मोटी मुसलमान हैं, 100 करोड़ के एक पूरे कौम को आप गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, मां बहनों की गालियां, और आपको भारत का जो मीडिया है वो महिमा मंडित कर रहा है, आपको गालीबाज नहीं कर रहा, आपको फायर ब्रांड कह रहा है। और उस ये तो मतलब खुलेआम की बात हुई। उसके बाद आप आइए सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जो इनकी ट्रोल सेना जो है, जो आईटी ये है, आप एक बार कुछ इनके खिलाफ लिखकर देखिए फेसबुक पर कहीं पर, ये तुरंत हलाला की पैदाइश है, हलाला की पैदाइश है, हलाला की पैदाइश। ये गालियां, ऐसी ऐसी गालियां, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि ये एक शालीन कार्यक्रम है, लेकिन ये तुरंत गाली गलौज पर उतारू हो जाएंगे। और अब जबकि इन्हीं की बात इन्हीं को दी जा रही है। इसको एक हिंदी कहावत है ना, मियाँ की जूती मियाँ के सर पर। जब मियाँ की जूती ही मियाँ के सर पर पड़ रही है, तब आपको अचानक मर्यादा की याद आ रही है, अचानक शालीनता की याद आ रही है, अचानक आपको सनातन संस्कृति और क्या क्या की बात आ रही है। और ये बात आपने सही कही कि सांस्कृतिक, इसमें भी यदि भारत की देशज संस्कृति को आप देखिए, जो ग्रामीण संस्कृति है, तो गालियां देना तो खैर ये है। अब होली का त्योहार कम से कम बिहार यूपी में तो बिना गालियों के नहीं मनता है ना। या जो शादियां होती हैं, शादियों में तो मंडप पर बाकायदा शादी होती रहती है और दुल्हे के बाप की मां बहन का पूरा चरित्र चित्रण हो जाता है और सारी जन्म कुंडली हो जाती है, उसको लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाराती और बाकी लोगों के बीच ये कोई विधि व्यवस्था का मुद्दा बन जाता है। तो वो संस्कृति भी है, उसके वो बहुआयामी संस्कृति है हमारी। बहुत सारे संदर्भों में, बहुत सारी चीजों में वो गालियां जो होती है उसको मतलब ये मतलब माना जाता है, एक्सेप्टेबल माना जाता है, उसका भी जी स्वीकृति मिली हुई है, मतलब लोगों ने वही एक्सेप्ट किया हुआ है। वो खास खास संदर्भों में, संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह नहीं है, खास खास संदर्भों में, मजाक के रिश्तों में, होली के मौके पर, शादियों के मौके पर बहुत सारी गालियां, मतलब ये है। तो ये सब बात के देखिए, अब मैं बताता हूं इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है। मिर्ची इसलिए लग रही है कि इतने दिनों तक तो इन्होंने सबको गालियां दी, है ना। कोई जेएनयू के बच्चे आते थे, अपनी मांग रखते थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। हमारे जैसे पढ़े लिखे शहरी लोग यदि गरीबों की बात करते थे, ये अर्बन नक्सल है, ये अर्बन नक्सल है, अर्बन नक्सल है। कोई मुसलमान कुछ कहता था, जिहादी हैं, जिहादी हैं, जिहादी हैं। कोई किसान मांग रखता था, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। मतलब सबको गाली, सोनिया गांधी है तो बार डांसर है, बार डांसर है, तो ये है तो वो है, मतलब सबके लिए इनकी गालियां थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि इनको मतलब नहले पर दहला देने वाला जेनजी आ गया है, जो इनको इन्हीं की भाषा में समझा, और ऐसी ऐसी गालियों में भी क्रिएटिविटी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निपटा कैसे जाए। तब अब इन्होंने कंगना रनौत जैसी संस्कारी, जेनजी का जो स्लैंग है सर, वास्ते ने गुइया, अब ये समझने वाले समझ नहीं पा रहे कि ये है क्या। बहुत लोग, और तो उसका उद्देश्य भी यही है, गूगल पे सर्च किया जाए कि इसका मतलब क्या है, लोग यही नहीं समझ पा रहे कि बच्चे बोल क्या रहे हैं। वास्ते गुना हुइया, अब पता नहीं है कौन इंटरनेशनल कार्यक्रम से निकला हुआ एक वर्ड है जो अपने आप में मीनिंगलेस है, लेकिन वो उनका स्लैंग बन गया है। तो ये तो जेनजी है ना। अब इनसे आप ये कीजिएगा, इनसे तो पूरी की पूरी जो है ना, अभी मैं एक बड़ा अच्छा एक देख रहा था पैनल डिस्कशन, उसमें कहा गया कि इस बार बीजेपी क्यों फेल कर गई, क्यों आईटी सेल फेल कर गया, क्योंकि सारे सवाल जो आए वो आउट ऑफ सिलेबस थे। इसके लिए बीजेपी वालों ने तैयारियां ही नहीं की थी। ये लोग तो, इनका तो कुछ रटा रटाया था कि कोई मुसलमान बात करे तो उसको पाकिस्तान भेज दो, कोई पढ़ा शहरी बात करे तो अरबन नक्सल बोल दो, जेएनयू वाले को टुकड़ों टुकड़ों गैंग बोल दो, राहुल गांधी कुछ बोले तो कहो कि जॉर्ज सोरोस से पैसा खा लिया है ना। ये इनके कुछ एकदम ये थे। ये लोग आउट ऑफ सिलेबस के लिए तैयार नहीं थे, जो इस बार जेनजी ने कर दिया।
और इसलिए अब ये स्थिति हो गई है कि 56 इंच का सीना वाले घर से निकल नहीं रहे हैं। वो कहाँ मोदी जी दुबके हुए हैं, रात में 1 बजे उठते हैं, अचानक फ्रेंड्स करते हैं, मित्रों का फ्रेंड्स करते हैं और मैंने आपको क्षमा कर दिया। अरे आप कौन होते हैं क्षमा करने वाले? आपको क्षमा मांगनी चाहिए, आपने पेलेट गन्स चलवाए हैं। जिस पेलेट गन्स का इस्तेमाल दुनिया आपने AK-47 चलाए हैं, जिस पेलेट गन्स का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी सभ्य देश में नहीं होता, किसी भी सभ्य समाज में नहीं होता, वो राजधानी में आपकी नाक के नीचे संसद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर चलाए गए हैं। आपके गुंडे पुलिस वाले बिना नेम प्लेट लगा के आए थे, उनको ऊपर का आदेश था कि गुंडाई कर दी है। आपके पुलिस वालों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। आपके पुलिस वालों ने लाठी में कीलें लगाई है। ये कहाँ का प्रावधान है, लाठी में कीलें? आपके पुलिस में सादा वर्दी में चप्पल पहने हुए RSS के गुंडे शामिल थे और आप कह रहे हैं कि जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। अरे कायदे से तो आपको राष्ट्र के नाम संदेश देके युवा पीढ़ी से आपको माफी मांगनी चाहिए थी कि जो कुछ मैं प्रधानमंत्री के रूप में शर्मिंदा हूं, जो कुछ दिल्ली पुलिस ने किया है इसकी जांच कराई जाएगी, दोषियों को चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि हम ही ने सबको माफ कर दिया। सर अभी एक लड़की का नाम और उछल रहा है, वो दिल्ली की है और उस पर जो है वो बुलेट्स लगने की बात वो लड़की कह रही है, जबकि डॉक्टर्स भी ये माने कि उसको जो है वो बंदूक की गोली लगी है। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हमने कोई जो है वो गन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो अभी एक चर्चा अभी बाकी है कि क्या दिल्ली में भी AK-47 वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। अभी तो सिर्फ पैलेट गन की ही चर्चा हो रही है। एक लड़की को सिरे से नकारा जा रहा है, अभी उसकी बात तो बाकी ही है, वो भी सामने आई है। उसके कान के पीछे जो है वो जख्म के निशान वगैरह बने। लेकिन सर ये जो बातचीत है इसका मुद्दा जो है वो ये नहीं है। इसका मुद्दा ये है कि मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या किसी नाबालिग पर जो है वो FIR करने की इजाजत मिलती है, गाली जैसे किसी संदर्भ को लेके? देखिए, इजाजत एकदम आप तकनीकी रूप से देखिए तो है, ठीक है, वो बेलेबल सेक्शन, आप उसको बेल दे दीजिए या जेल भी भेजना। आप नाबालिग को तो जेल नहीं भेज सकते ना, आप उसको किशोर सुधार गृह में भेज सकते हैं, आप उसको जुवेनाइल होम में भेज सकते हैं। नाबालिग को तो आप जेल नहीं ना भेज सकते हैं। तो सर लेकिन देखिए FIR दर्ज हो सकती है क्या? मतलब मैं ये देखिए वो तो BNS की धाराएं है ना। अभी जो आपने धाराएं कही 352 356 वो तो धाराएं हैं ही। अब भले वो सड़ी हुई धारा हो। अब देखिए कितना बड़ा जोक है, अब इस पर मैं हंसू या रोऊं कि यूपी में इतने बड़े बड़े मतलब माफिया डॉन हैं, किसी पर किसी की 1000 करोड़ की चढ़ावा चोरी हो गई, चंपत राय पर FIR नहीं हुआ, है ना। वही यूपी पुलिस, वही गाजियाबाद वाले, और ये सब तो उत्तर प्रदेश में ही है। 1000 करोड़ की चोरी पर चंपत राय पर FIR नहीं होता है। यूपी में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, राजा भैया है, कुंडा का गुंडा है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, धनंजय सिंह कॉफ सिरप घोटाले वाले हैं, बड़े बड़े माफिया हैं। उस पर आप नहीं करते। आपको 15 साल की एक लड़की मिल जाती है और उसमें 0 नंबर। आम आदमी यदि जाएगा तो वही पुलिस भगा देगी कि भागो, ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है ना। आम आदमी को ये 0 नंबर का कंसेप्ट नहीं समझाया जाएगा। आम आदमी यदि जाएगा तो पुलिस भगा दे कि ये हमारे थाने का मामला नहीं, वहां जाओ। और यहां पर एकदम 0 नंबर का FIR करके इतनी फुर्ती से दिल्ली पुलिस भेज देना, लगता है कि आज की तारीख में रुचिका सिंह ही सबसे बड़ी मतलब आतंकवादी हो गई हो इस देश की। तो ये कितने शर्म की बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि खैर रुचिका घबरा गई होगी, छोटी लड़की है। पहली बात तो रुचिका को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, है ना। ये लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। होता है सर, लड़कियां कहाँ इतना, मैंने तो जंतर मंतर पर देखा है, या खास तौर पर दिल्ली की लड़कियां इतनी वोकल होंगी कि बोलती होंगी। सब हमारे यहाँ की सभ्यता ये है कि यहाँ तो बियाह तय हो जाता है, लड़की को नहीं पसंद होता है तो वो विरोध नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं, तो मैं भी इसी, देखिए मैं भी इसी समाज का रहता हूँ। मैं भी इसी समाज का हूँ। ऐसा थोड़े कि मैं कोई मंगल ग्रह से आया हूँ, मुझे मालूम है। बोलने को मिलता है, पता नहीं कैसे उसने ये बात कही, पता नहीं। और देखिए ये भी देखिए, आपने सच कहा, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सच कहा था कि ये भी हमारे दोहरे मापदंड है कि लड़का यदि हर लाइन में माँ बहन की गाली दे रहा है तो उसको मैचो समझा जाता है। मतलब ये एक मर्दों वाली बात हो गई। यदि वो हर लाइन में माँ बहन को गाली देता है तो उसको कूल माना जाता है। कूल क्या, बड़ा हो गया, लड़का है, मर्द है, मूंछ निकल गई है, कूल है, हा हु ही है, तेरी उसकी माँ को बोलेगा, उसकी बहन को बोलेगा, ये कूल माना जाता है।
और लड़कियां यदि करती है तो उसमें सीधे एकदम संस्कार, संस्कृति, सनातन, ये वही बात है जो सिगरेट के साथ लागू होती है। यदि कोई लड़का सिगरेट पीते हुए सड़क पर निकल जाए तो कितने लोग उसको घूरेंगे? कम से कम बिहार यूपी में तो कोई नहीं घूरेगा। लेकिन यदि कोई लड़की यदि बिहार यूपी के छोटे शहरों में सड़क पर निकल जाए तो लगता है कि पूरा मार्केट उधर ही उसी को देखने लगेगा और लोग उसी पर कानाफूसी करने लगेंगे। तो ये तो समाज का एक हमारा अलग ही दोहरा मापदंड है, एक अलग ही पाखंड है जो एक देखिए पितृ सर, सत्तात्मक। संस्कृति संभालने की जिम्मेदारी तो लड़कियों के कंधे पर है ना। अब लड़कियां ही इस यही तो तरीके गलत की है, चीजें यही तो करेंगी। गलत है। अब कंगना जी ने यही कितनी अच्छी बात कही कि वो नहीं चाहती है कि ये इस तरीके के संस्कार उनके परिवार और उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को मिले। इसका विरोध होना चाहिए। लड़कियों अब गाली देंगी लड़कियां, यही रह गया है सर। अब बताइए ये बात किसके श्रीमुख से सुन रहे हैं? ये बात किसके श्रीमुख से सुनी जा रही? कंगना रनौत। ये इससे बड़ा जोक क्या होगा कि अब कंगना रनौत का ऐसा ऐसा सोशल मीडिया पर नामकरण हुआ है, मैं क्या बताऊं, जिसके 1001 मर्दों से संबंध रहे हैं। वो कंगना रनौत कह रही है कि जेंजी की लड़कियां बदसूरत है, नशा करती हैं और रिश्ते बनाती है बहुत मर्दों से। ये बात यदि कोई दूसरी महिला कहती तो समझ में आता। ये तो कंगना रनौत कह रही है, जो कि पूरी उसी चीज की वो मतलब प्रतिमूर्ति है। उसने खुद सारी बातें मारी है कि मैंने मादक द्रव्यों का भी सेवन किया है, इसके साथ उतने समय रही, उसके साथ उतने समय रही। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक जोक हो गया। अब इस पाखंड का भी कोई और छोर नहीं है कि कंगना रनौत अब नहीं, सिखाने जो लगे लोगों था को। वो था, लेकिन इस समय वो सनातन के प्रचारक हैं। अब देखिए इस यहाँ तो समय वो बहुत एक बड़ी मिनट सनातन की प्रचारक है, जी, बीजेपी से जुड़ी हुई है। ये हो गई कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर घोषित हो गई थी। ममता कुलकर्णी कुंभ मेला में आके एक अखाड़ा की महामंडलेश्वर घोषित हो गई थी। जिस ममता कुलकर्णी का पति विकी गोस्वामी अभी भी तस्करी के मामले में जेल में बंद है और ममता कुलकर्णी की भी कोई छवि अच्छी नहीं है। तो अब तो हो सकता है कंगना रनौत अगले कुंभ में यही महामंडलेश्वर बने। अब जो उज्जैन में कुंभ होने वाला है 28 में। तो ये सब तो देखिए बहुत पाखंड का की अति हो गई। लेकिन ये गाली गाली देखिए, रुचिका सिंह ने जो कहा है आप कितने पर एफआईआर कीजिएगा? रुचिका सिंह ने जो कहा है आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, गालियां दे रहा है। अब तो जेनजी के पीछे पीछे जेन अल्फा भी आ गया है और अल्फा की गालियां तो और ज्यादा मतलब क्रिएटिविटी होगी, उसमें और ज्यादा रचनात्मकता का तड़का लगा रहेगा। आप किस किस को बंद कर सकती हैं? किस किस का आप एफआईआर कीजिएगा? कितनों को जेल में डालिएगा? और प्रधानमंत्री को जो गालियां पड़ रही है, मैं एक इंग्लिश में कहते हैं कि रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। रेस्पेक्ट जो होता है वो कमांड किया जाता है। इस देश में एक से एक शालीन प्रधानमंत्री हुए हैं। पंडित नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री से लेके राजीव गांधी तक थे, मनमोहन सिंह से एक शालीन प्रधानमंत्री हुए हैं जिनसे लोग राजनीतिक मतभेद रखते भी थे तो उनके बारे में कोई ऐसी गाली गलौज वाली भाषा लोग नहीं बोलते थे। उनकी एक मर्यादा थी, एक शालीनता थी। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह हाल के वर्षों में हुए तो एक मर्यादा थी, एक शालीनता थी कि लोग कहते थे कि ये डिसेंट आदमी है, स्कॉलर आदमी है। आपने तो सारी मर्यादा गिरा दी है। ये डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने तो सारी, कभी ये सोनिया गांधी की नकल उतारते रहते हैं। आपको याद होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, ये आंख झपका रहे थे सोनिया गांधी की तरह। क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है? सोनिया गांधी एक सीनियर लीडर है, आपके उसके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। आप एक स्कूल बॉय की तरह आप उसकी नकल उतारिएगा कि वो आंख कैसे झपकाती है और पीछे में भाजपा वाले एकदम डेस्क पर हाथ मार रहे हैं जैसे कि कितना बड़ा ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का फाइनल हो रहा है। तो ये इन्होंने अपनी गरिमा को तार तार कर दिया है ना। क्या कोई प्रधानमंत्री आज तक इस तरह से किसी औरत को मेलोडी खिलाते घूमता था? आप बताइए। तो आपने तो प्रधानमंत्री की गरिमा का कुछ ये नहीं रखा। और अब जब आपको गालियां पड़ रही है तब आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पद माननीय प्रधानमंत्री का। आप खुद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहते थे तो क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं थे? वो भी तो संवैधानिक पद पर थे। और उस समय प्रधानमंत्री की आलोचना करना क्या राष्ट्रद्रोह नहीं था? अब वो राष्ट्रद्रोह बन गया। ये मोटी बात समझनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री देश नहीं है। प्रधानमंत्री तो आते जाते हैं, आज एक है कल दूसरा रहेगा, परसों तीसरा रहेगा। और ना ही प्रधानमंत्री की आलोचना को हम एक से एक कार्टून बनते हैं प्राइम मिनिस्टर पर। नहीं बनते हैं क्या कार्टून? कार्टून बनते हैं। यही जनतंत्र की खूबसूरती है कि कोई आदमी यहाँ पर स्क्रूटनी से ऊपर नहीं है। हम लोग तो जब स्टूडेंट थे तो लक्ष्मण के कार्टून देखते देखते बड़े हुए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें धज्जी उड़ा देता था वो लोग प्राइम मिनिस्टर का कार्टून बना बना के। तो ये जो भी हो रहा अभी देश में, देखिए एक दमन जो की। अभी आपने कहा ना कि एक पद की गरिमा होती है, जी वैसे ही जी एक
पद की गरिमा की बात है सर। जैसे प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है, वो जो कुर्सी है जो देश की सर्वोच्च कुर्सियों में से एक है, राष्ट्रपति के बाद दूसरी महत्वपूर्ण कुर्सी आप उसे मान सकते हैं। उस पे किसी के पर्सनल आदमी को ढूंढ के उसकी माँ को लेकर या उसको लेकर, पता नहीं प्रधानमंत्री के माँ को गाली दी गई या नहीं, ये तो मैंने भी नहीं सुना है, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस सोशल मीडिया पर भी शट डाउन कर दिए जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन वही बात है कि मतलब शोभा तो नहीं देता है, मतलब इस तरीके की चीजें। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि शोभा देता है। और सच पूछिए तो प्रधानमंत्री क्या एक रिक्शा वाला की माँ को अपमानित करने का आपको अधिकार देंगे? एक पान वाले की माँ को आपको अपमानित कर, माँ तो सबकी माँ है ना। ऐसा थोड़ा है कि प्रधानमंत्री की माँ को आप कुछ नहीं बोल सकते लेकिन रिक्शा वाला की माँ को आप कुछ बोल दीजिएगा। माँ तो सबकी माँ है। तो सभ्य समाज में तो आप एक रिक्शा वाला की माँ को कुछ नहीं बोल सकते, एक तांगे वाले की माँ को कुछ नहीं बोल सकते, एक सफाई कर्मी की माँ को आप कुछ नहीं बोल सकते। माँ तो सबकी माँ है, माँ का तो दर्जा ऊपर होता है। मैं वो नहीं करा था, ये मैं नहीं करा कि, तो इस लहजे मोदी से राहुल की माँ को भी कुछ नहीं बोला जा सकता था, तो बोला गया, तो इसलिए बिल्कुल वही प्रधानमंत्री को वही बोला तो गया। वही तो मैं कह रहा हूं कि इन लोग के पाखंड है कि आप मुसलमानों को बाबर की औलाद कहिए तब आपको बहुत आनंद आएगा, और आपको गाली दी जाएगी तब आप संस्कार, सनातन संस्कृति और मर्यादा, शालीनता क्या क्या पढ़ाने लगेंगे। इसी पाखंड को मैं कह रहा था। देखिए असली समस्या क्या हो गई है कि इन लोगों ने बबूल का पेड़ लगाया। अब बबूल के पेड़ में इतने कांटे हो गए कि इनको कांटे आगे पीछे सब तरह से चुभ रहे हैं। और ये चाहते थे कि बबूल के पेड़ में बड़े बड़े एकदम रसीले लंगड़ा आम फले, तो ये नहीं हो सकता है। आप बबूल का पेड़ लगाइएगा, उसमें कभी मालभोग आम नहीं फलेगा, कभी लंगड़ा आम नहीं फलेगा, वो कांटे ही होंगे। इतने दिनों में, लगभग 100 साल पुराना है आरएसएस, 100 साल में आपने गाली गलौज के खिलाफ कुछ नहीं किया। आप अभी जाइए, अंबेडकर वादियों को किस तरह ये लोग गाली देते हैं, किसी को भीमटा कहते हैं, किसी को नीला कबूतर कहते हैं, किसी को नीलांडू कहते हैं, नीलांडू कहते हैं, क्या कौन गालियां नहीं देते हैं। तो आपने 100 बरस में इस देश में एक गाली गलौज की संस्कृति फैला दी। जेनजी तो वाले तो कल के बच्चे हैं, जेनजी को आप क्या कहिएगा, वो तो कल के बच्चे हैं, वो तो 97 के बाद पैदा हुए हैं, तो उनको आप क्या कहिएगा। इतने दिनों में जो खाद पानी देके आपने जमीन तैयार की, आज उसी जमीन का ये कीजिए। नहीं कह तो रहे हैं देखिए ये बहुत, अब हमें सुधारने की जरूरत है, उन बच्चों पर किसको काम करने सुधारने की की? जरूरत। जो बच्चे अच्छा, हैं उनको सुधारने के, बचपन में और उन्हें सुधारा जा सकता है अच्छे संस्कार देकर। नहीं ठीक है, बच्चे तो क्या है, पहले बुजुर्ग लोग सुधर जाए ना, पहले सफेद दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री तो सुधर जाए कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की बीवी को मेलोडी खिलाते हैं। पहले सफेद दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री तो सुधर जाए, अरे है ना, सर, वो कि अपनी मेलोडी एक गिफ्ट था सर। बहुत सारे लोग अच्छा अलग अलग तरीके का गिफ्ट देते हैं। अच्छा मतलब ठीक है, ऐसा तो तो नहीं है सर, हमारे यहाँ तो सिल्क की अपनी साड़ियाँ जो पत्नी जो को भी, हमारे यहाँ का फेमस है वो गिफ्ट दिया नहीं जाता है अरे सर, अलग देश तो में जब अपनी जाते हैं पत्नी तो। को भी तो कभी दे देते मेलोडी। जसोदा बेन भी तो है, कभी तो उनको भी तो करवा चौथ के दिन तो कम से कम मेलोडी खिला के व्रत तोड़वाते। यदि मेलोडी की बात है तो जिस जसोदा बेन के साथ आपने अग्नि को साक्षी होकर साथ फेरे लिए, कभी तो करवा चौथ के दिन उनको भी आप व्रत तोड़वा देते मेलोडी खिला के। तो ये सब जो पाखंड है ये सब उजागर हो गया है। और देखिए पल्लवी, इसको डरा धमका के ये सब से नहीं किया जा सकता। 142 करोड़ के हिंदुस्तान को आप किसी पर 0 नंबर का एफआईआर और इसका एफआईआर करके आप दबा नहीं सकते हैं। और अभी आपने देखा 20 जुलाई को जिस तरीके से इन लोगों ने कुचला है, उसकी प्रतिक्रिया में पूरा हिंदुस्तान जंतर मंतर हो गया। और इस तरह से भड़काइएगा तो लोग और भड़केंगे। आपको इस पूरे प्यार मामले में मोहब्बत सर बड़ा झोल है, लेकिन मतलब एक जी तरफ ये कहा गया कि किसी पर एफआईआर नहीं की जाएगी, सबको जो है वो छोड़ दिया जाएगा, बच्चे थे, ठीक है, गलत तरीका था, लेकिन माफ कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार एफआईआर तो किए ही जा रहे हैं, चाहे आप बिहार बिल्कुल। देख लीजिए, दिल्ली में भी लगातार लोगों को उठाया वो जा रहा है। सीजेपी ये कह रही है कि सबको सबको जो है किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि जिन पर पहले से कोई दर्ज धाराएं नहीं थी या वो पहले से गुंडा उंडा नहीं थे, उन्हें तो छोड़ा जाएगा, लेकिन जो पहले से किसी गंभीर धाराओं में जिस पर एफआईआर दर्ज है उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक जो मतलब बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या उनके लीडर्स के रूप में जिन्हें सीजेपी के मेंबर्स को जो वादा किया गया, उस वादा के खिलाफ जो है अब कार्रवाई हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वादा खिलाफी है, 200% वादा खिलाफी है। जब आपको लगा कि पानी सर के ऊपर से जाने लगा है तो आपने हाथ पैर जोड़ के जैसे तैसे
जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जो सब बैठ के उन्होंने, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देके फुसलाया जाता है, हाँ हाँ भाई सब वापस ले लिया जाएगा, हाँ बच्चों चले जाओ घर चले जाओ घर चले जाओ। और जहां ये मामला छटने लगा, आंदोलन धीमा पड़ने लगा कि आप किसी को उसका मकान मालिक नोटिस देके निकाल रहा है, किसी के घर पर पुलिस जा रही है, किसी के घर पर कुछ हो रहा है, और उसी का परिणाम है ये जंतर मंतर चैप्टर 2 की जो शुरुआत हो गई है। जंतर मंतर पर जो फिर भीड़ जुट गई है, ये उसी वादा खिलाफी का परिणाम है। क्योंकि इस बार देखिए, इस बार शिक्षा मंत्री नहीं है निशाने पर, जो भी नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जो भी हैं, वो निशाने पर नहीं है। इस बार निशाने पर सीधे अमित शाह हैं, जो इस देश के मतलब गृह मंत्री है, जिनके अधीन पुलिस विभाग आता है, पुलिस मंत्री भी आप उनको कह सकती है। तो जंतर मंतर 2.0 जो शुरू हुआ है, वो उसी वादा खिलाफी का ये है कि भाई आप हमको मूर्ख नहीं बना सकते कि उस समय आपने कह दिया कि हाँ भाई जाओ जाओ, और हम जब चले गए तो पता चला सब पर एफआईआर हो गया और आप सुप्रीम कोर्ट की ओट लेके छिप रहे हैं। यदि ऐसा ही था तो सरकार ने जो समझौता किया था जिस पर जेपी नड्डा के दस्तखत हैं, उसी समझौते में उल्लेख हो जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार इसमें काम होगा। उसमें तो आपने सबको कह दिया कि भाई भाई सबको छोड़ दिया जाएगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आंचल के पीछे छुप रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की क्या विश्वसनीयता है मैं क्या आपको बताऊं। ये पूरा कॉकरोच आंदोलन ही सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके श्रीमुख से जो शब्द निकले थे बेरोजगारों के लिए, उसी की उपज है कॉकरोच आंदोलन। तो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता आप जान ही रहे हैं क्या है। तो इसलिए आपने जो कहा वो उसको मैं 200% वादा खिलाफी मानता हूं, और उसी वादा खिलाफी की प्रतिक्रिया है कि जंतर मंतर 2.0 शुरू हुआ है, जो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। जी देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मांग रखी वो कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, क्या था, इस पर चर्चा हो सकती है लंबी। लेकिन एक बात तो है कि इस पूरे आंदोलन ने जो यूथ है उसको एक ताकत जरूर दे दी है। मैं देख रही हूँ, मैंने कल भी एक रिपोर्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनजी के बाद अब जो जन अल्फा है वो अपनी स्कूली मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है। राजस्थान के बच्चे अलग उतर रहे हैं, बिहार के अलग उतर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग उतर रहे हैं। तो एक एक जो मतलब एक जो जवाबदेही तय करने का जोश है वो युवाओं में आ गया है। अब जब अमित शाह जैसे सर, एक तो जन अल्फा की बात हो रही है कि ये बच्चे अपनी मांग को लेकर, मिड डे मील के खाने को लेकर, ब्रंच को लेकर, बहुत जरूरी बुनियादी चीजों को लेकर ये छोटे बच्चे उतर रहे हैं। मैंने देखा कि ये छोटे बच्चे सर अब इतने दूर दूर तक जा रहे हैं, एसडीएम से मिल रहे हैं, एसडीएम उनको वादा कर रहे हैं कि हाँ ठीक है कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रोटेस्ट ने एक यूथ में जान ला दी है। मतलब शांति वाले तरीके से भी सरकार को झुकाया जा सकता है, उनसे बात मनवाई जा सकती है, एक एक होप तो दे ही दिया है। इसलिए आप देखिए कि बात सिर्फ अमित शाह की नहीं हो रही है, बात तो अब जेपी नड्डा की भी होने लगी है। ई20 को लेकर भी दिल्ली में जो है वो बवाल होने वाला है। तो क्या जो बातें प्रोटेस्ट खत्म होते वक्त सीजेपी ने कह दी थी कि ये अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, तो क्या कुछ बड़ा होगा क्या? एक तरफ जेपी नड्डा को लेकर लोग चिल्ला रहे हैं, अमित शाह को लेकर चिल्ला रहे हैं। बड़ा बड़ा तो होगा ही। और आपने कहा कि इस प्रोटेस्ट ने यूथ को ताकत दे दी है, ये तो थोड़ा छोटा मुझे नजरिया लगता है। इस प्रोटेस्ट ने पूरे हिंदुस्तान को ताकत दी है। यूथ जो है ठीक है उसी के बहाने, लेकिन ताकत पूरी हिंदुस्तान को मिली है। मैं अरुंधति राय का बहुत बड़ा फैन हूं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। अरुंधति राय ने कहा कि भाई अब मैं शांति के साथ मर सकती हूं। मतलब पिछले कुछ सालों में भारत को लेकर उनके मन में इतनी निराशा छा गई थी कि क्या होगा इस देश का, क्या होगा, ये देश किधर जा रहा है, किस अंधेरी सुरंग में घुस गया है और क्या ये निकलेगा। अरुंधति रॉय ने कहा कि अब इस आंदोलन के बाद मैं शांति के साथ मर सकती हूँ। और ये बात अरुंधति राय की नहीं, करोड़ों, अब मैं तो कोई जन जी का आदमी नहीं हूं, मैं तो कोई जन अल्फा का नहीं हूं, है ना। तो लेकिन सबको लगा कि हाँ भाई हिंदुस्तान का भविष्य कुछ है, वो बचा हुआ है। आप इनके गालियों की बात कर रहे हैं, मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, इतना स्ट्रांग कैरेक्टर किसी जनरेशन का था क्या? 36 दिनों तक आंदोलन चला है, 24 घंटे का आंदोलन था, हजारों लड़के थे, सैकड़ों लड़कियां थी। एक भी घटना क्या छेड़खानी की आई? एक भी घटना क्या बदसलूकी की आई? एक भी घटना क्या बदतमीजी की आई? नहीं आई। आप उसका स्ट्रांग कैरेक्टर देखिए। कैरेक्टर नापने का सिर्फ ये एक पैमाना नहीं होता है कि वो गाली दे रहा है कि गाली नहीं दे रहा है। वो तो हो सकता है उसकी गाली देने की आदत हो, बिना सोचे समझे हर लाइन में तकिया कलाम की तरह बोल लेता हो।
लेकिन आप उसका कैरेक्टर देखिए, उसका कितना चारित्रिक दृढ़ता देखिए कि 36 दिन के आंदोलन में, दिन रात 24 घंटे के आंदोलन में एक भी लड़की के साथ छेड़खानी की बात नहीं हुई। क्या ये बात कांवड़ियों के लिए सोची जा सकती है? नहीं सोची जा सकती है। यदि 10,000 कांवड़ियों के बीच आप 50 लड़कियों को डाल दें तो फिर देखिए उन लड़कियों की क्या हालत होती है ना। तो इसलिए ये बात है। और आपने कहा कि क्या ये आंदोलन बड़ा होगा, ये तो बहुत बड़ा होगा। अब तो देखिए एक एक करके भी, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान गए हैं, अब नितिन गडकरी का नंबर है, अमित शाह का नंबर है, और मोदी जी का नंबर जल्दी आने वाला है। ये जो रात रात बजे एक एक बजे, तो मोदी जी सच में पहले तो कहते थे कि मैं भी चौकीदार, लेकिन दिनचर्या उनकी चौकीदारों की नहीं थी। अब तो चौकीदारों की तरह उनको रात में जगना भी पड़ रहा है, दिनचर्या भी उनकी चौकीदार वाली ही हो गई घबराहट है। है सर, ये कोई घबराहट है? घबराहट का लक्षण घबराहट नजर है। आता है। अरे घबराहट का लक्षण तो खुल के हो गया है ना, कि आप 11 बजे उठ के बोल रहे हैं और आपने टीवी पर आना बंद कर दिया है। पहले जो 8 बजे रात में आप आते थे भाइयों और बहनों, तो वो तो आपका खत्म हो गया। आप तो अब इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कोई जेनजी टीवी नहीं देखता है। तो ये तो बात अब मोदी के चौखट तक पहुंच गई है ये बात। और अब ये नहीं कि समझिए कि ये 10 साल में होगा, ये इस साल के, आज से अगस्त शुरू हो गया है, इस साल के अंत होते होते इस देश में जो कहते हैं ना, सियासी जलजला जिसको कहते हैं, राजनीतिक भूकंप आ जाएगा। और इतना बड़ा भूकंप आएगा जिसकी हो सकता है हम और आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सर आपने जो बताया वो ये कि अगर गाली वगैरह दी जाए तो इसके खिलाफ जो है, क्योंकि बीएनएस की धाराओं में इजाजत तो है कि किया जा सकता है, लेकिन क्या नाबालिग पर भी किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है नहीं तो क्या उनको, अब जैसे बच्चों के लिए एक अलग कोड तो होता है, तो क्या नहीं नहीं, वही उन्हें वही मैं कोर्ट कह रहा वगैरह था, भेजा जा सकता है क्या? वही मैं कह रहा था कि किसी भी एफआईआर को नाबालिग पर भी किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बालिग को आप जेल भेजते हैं, नाबालिग को आप किशोर न्याय गृह भेजते हैं, जुवेनाइल होम भेजते हैं। मैंने जितनी बातें की, मैं 3-4 बातों बिंदु में उनको तो क्या ये इतना समेटूंगा। बड़ा संगीन अपराध होता है क्या कि आप नहीं है, मतलब वही तो मैं वही तो मैं कह रहा हूं, ये बेलेबुल है, तो जेल जमानतीय है। कैसे हो सकती है? मतलब जेल हो सकती नहीं है क्या? नहीं जेल होती, नहीं जेल होती। इसलिए मैंने कहा था यदि रुचिका सिंह डट जाती तो ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए बेसिकली पल्लवी समझिए, ये सब मनोवैज्ञानिक युद्ध है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है। एक आम आदमी को कानून की उतनी बारीकियां नहीं मालूम रहती है। उसको कह देता है कि एफआईआर, तो उसको लेकर तो सीधे जेल हो जाएगा, फांसी हो जाएगी, हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, हमें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये हो जाएगा। और उस पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है कि ये लोग आपको ब्रेक करने के लिए करते हैं। ये लोग आपको, आपका स्पिरिट को ब्रेक करने के लिए करते हैं, जिसके आपका हौसला टूट जाए। क्योंकि असली जंग हौसले से होती है। बाकी बाकी चीज क्या है दुनिया में? हथियारों से जंग थोड़े लड़ी जाती है, सारी जंगें दुनिया में हौसलों से लड़ी गई है। तो ये लोग चाहेंगे कि एक को हम डराएं तो बाकी 100 भी डरे, बाकी बच्चे भी बोले, बाकी मम्मी पापा भी डर जाए कि देखो रुचिका का क्या होगा, देखो तुम भी रुचिका बन जाओगी, देखो जी तुम भी रुचिका बन जाओगी। तो लेकिन जिस दिन जो कहता तो है ना, डर के एफआईआर आगे जब होती है सर, तो आगे सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं उसमें ये मेंशन करना होता है कि मेरे ऊपर ये धारा में एफआईआर दर्ज है? नहीं नहीं, देखिए क्या क्या होता है? होता है कि यदि नौकरी मिलती है तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन ये सब आलतू फालतू केस का कोई महत्व नहीं है। हाँ, आप पर कोई बहुत संगीन इस टाइप का केस रहेगा, मर्डर, 300 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये वो इस टाइप के तो केस किसी को कर दीजिएगा। कोई दुश्मनी में आपका पड़ोसी कर देगा तो आपको क्या जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी? ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये सब घबराना नहीं है। यही बात मैं जेनजी को फिर आपके कार्यक्रम से कहता हूं, जेनजी को भी, अल्फा को भी, कि डर के आगे जीत है। एक बार आप डरना बंद, जंतर मंतर आंदोलन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि इसने खौफ के बादल हटा दिए, है ना, जंतर मंतर डर छू मंतर। तो ये बात जो है, इस चीज को ध्यान में रखिए कि डर के आगे जीत है। और ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये मोदी और शाह किस खेत की मूली जी। तो ये वाली जो एफआईआर है उसमें अब रुचिका ने माफी मांग ली, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करके माफ भी कर दिया है, तो अब क्या होगा? मतलब इस एफआईआर को रद्द माना जाएगा या नहीं नहीं, ये देखिए डायरी में मेंटेन रहता है, आगे अगर कोई देखिए ऐसी चीज हो तो उसको एफआईआर, निकाला जा सकता है? एफआईआर को, एक बार एफआईआर होता है तो वो रद्द नहीं होता है, उसको सिर्फ कोर्ट ही रद्द कर सकता है। एफआईआर रद्द नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा कि इस केस डायरी में लिख दिया जाएगा, जो भी आईओ होंगे, जो विवेचना कर रहे होंगे, अनुसंधान कर रहे होंगे,
वो लिख देंगे कि भाई उन्होंने माफी दे दी है, उसका माफीनामा नहीं तो लिख देंगे, केस डायरी में उतार देंगे, ये सब करके इस केस को बंद कर दिया जाएगा। अब इस लेकिन ये केस का कोई रिकॉर्ड में भविष्य रहता नहीं, है, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड में में रहता रहता है, है, इसको कभी रिकॉर्ड भी में खोला रहता है। जा सकता है क्या? इसको अपने मन से कभी नहीं भी नहीं, खोला जा सकता बिना कोर्ट के आदेश के नहीं खोला जा सकता है। जब एक बार पुलिस ने केस बंद कर दिया तो बिना कोर्ट के आदेश के पुलिस उसको फिर नहीं खोल सकती है जी। तो कभी रुचिका सिंह को दोबारा जो है वो पुलिस इस वजह से अब नहीं घेर सकती कि तुमने जो है नो प्रधानमंत्री को कुछ कहा था, नो नो क्योंकि नो नो, प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखा के माफ कर चुके हैं। नहीं तो नहीं ये नहीं, किसी नो भी नो। केस में हो सकता है सर। मान लीजिए मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने उसको माफ कर दिया, मतलब मैंने वीडियो बना के माफ नहीं किया, बस ऐसे ही माफ कर दिया। तो मतलब कैसे ये क्लोज कैसे होता है ये, कि नहीं मेरा नहीं, ये कुछ देखिए राजीनामा होगा, मैं जाके बोलूंगी कि इसको क्लोज किया नहीं, जाए, मैं या समझ पुलिस गया। अपने अपने आप से कर लेती है? ये और थोड़ा हम लोग कानूनी डिस्कशन बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, दर्शकों को कुछ जानकारी बढ़ेगी। देखिए, दो तरह के केस होते हैं, एक होते हैं कंपाउंडेबल और एक होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल केस में आप समझौता कर सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल केस में आप समझौता नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आज आपको किसी ने गाली दे दी और आप गुस्से में जाके आपने केस कर दिया, लेकिन फिर आपकी सहेली के साथ परसों आपकी दोस्ती हो गई, उसने सॉरी बोल दिया, आपने कहा जाओ भाई, तो वो कंपाउंडेबल केस है, क्योंकि छोटा सा मामला है गाली गलौज का। आप दोनों लिख के दे देंगी एक ही पिटीशन पर साइन करके कि अब हम लोग का विवाद खत्म हो गया है, अब हम लोग नॉर्मल हो गए हैं, तो वो आप कोर्ट में दीजिए, पुलिस में दीजिए, वो माना जाएगा कि आपने खत्म कर लिया। लेकिन कुछ सीरियस केस होते हैं जिसमें कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है या अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है, उसको गोली मार दी जाती है और वो मरता नहीं है, घायल रहता है, लेकिन वो लिख कर नहीं दे सकता है कि भाई मैंने इनको माफ कर दिया, अब इनको छोड़ दीजिए। वो केस नॉन कंपाउंडेबल है, क्योंकि वो काफी गंभीर तरीके का केस है। या मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाए किसी लड़के का और उसके माँ बाप लिख के दे दे कि नहीं भाई हमने कातिल को माफ कर दिया, तो पुलिस उस केस को क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि मर्डर केस कंपाउंडेबल नहीं होता है, उसमें कातिल को आप माफ नहीं कर सकते जी। तो ये जो वीडियो वाला माफीनामा चल रहा है, इसमें पुलिस कोई पेपर में लिख के और साइन मोदी जी से कराने तो नहीं जाएंगे ना सर? तो ये कैसे क्लोज माना जाएगा? इसको कैसे क्लोज किया जाएगा? नहीं नहीं, एक एक तो देखिए, वीडियो में आजकल देखिए क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एडमिसिबल है। यदि वीडियो पर भी किसी ने माफी मांग ली तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मांग के वो क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि नए नए जो कानून बने हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पहले तो के आप जमाना लोग में तो कोई वीडियो चिप वगैरह में इसको सेव रखते हैं कि कैसे लड़की ने माफी मांगी है, कैसे सेव रखा नहीं जाता है? नहीं नहीं, वो तो देखिए पुलिस क्या है, तो आप तो इतना पेन ड्राइव है, ये है वो है, और यदि पुलिस को लगेगा कि नहीं ये काफी नहीं तो कहिएगा कि भाई ये लिख के दे दो, एक हार्ड कॉपी भी मुझे दे दो, एक हार्ड कॉपी भी दे दो, वीडियो कहीं डिलीट हो गया कुछ हो गया है ना, तो एक हार्ड कॉपी भी दे दो, पेन और पेपर पर भी दे दो जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, मेरे मेरे को रुचि है ये चीज जानने के लिए, इसलिए मैं बार बार नहीं पूछ नहीं, रही हूँ। ठीक है जी। अगर लड़की रुचिका सिंह ने माफी ना मांगी होती, उनके माता पिता ने लिखित माफी लिख दी होती, या खुद जाकर सॉरी बोला होता, या मतलब लिखित तो उन्होंने दी थी, तो भी माफ माना जाता है, या बच्ची को ही माफी मांगनी होती है? नहीं नहीं, माँ बाप नहीं मान सकते हैं ना, बच्ची को ही अदा पड़ेगा। जिसने अच्छा ऑफेंस कमिट किया उसी की ना माफी होगी, तब तो उसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल मान लेगा, दादा दादी मान लेगा, ऐसे थोड़े होता है जी। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके की सार्थक चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बिल्कुल जागरूक नहीं होंगे ना, जब तक आपको ना अपने अधिकार पता होंगे, जब तक आपको कानून की बारीकियां नहीं पता होंगी, तब तक कानून जो है ना आपको बहुत डराएगा। तो इसीलिए हम इस बिल्कुल तरीके की चर्चा करते हैं, इस तरीके की बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालते हैं जो आसान भाषा में आपको ये सारी चीजें समझा पाए कि कानून जो है वो ऐसे तो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन ये आपकी सहूलियत के लिए ही है, एक आम इंसान की बिल्कुल। सहूलियत के लिए ही है। तो सर, आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और आप दर्शक जो अभी तक जुड़े रहे, आप सभी का बहुत धन्यवाद।